चैप्टर वन चैप्टर वन लेक्चर टू पिलर डिजाइन। ठीक है। टुडे विल स्टडी पिलर डिजाइन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे सपोर्ट जो होता है। सपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मतलब जो अर्थ मेड मटेरियल का है। ठीक है, अर्थ मेड मटेरियल का होगा, नेचुरल मटेरियल का होगा। और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड मटेरियल का होगा। ठीक है, नेचुरल सपोर्ट तुम्हारा प्राइमरी सपोर्ट होता है, प्राइमरी एंड एसेंशियल। ठीक है, और आर्टिफिशियल पिलर्स, आर्टिफिशियल सपोर्ट दे फॉर इम्प्रूविंग safety and stability. ठीक है, they are artificial supports are followed by natural support to improve safety and stability. ठीक है, नेचुरल सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट का एग्जांपल क्या हुआ तुम्हारा? बैरियर पिलर। बैरियर पिलर जो कि यूज होता है तुम्हारा दो पैनल्स को सेपरेट करने के लिए। क्राउन पिलर, क्राउन एंड सिल पिलर जो तुम्हारा मेटल माइंस में यूज होता है, दो लेवल्स को सपोर्ट, दो लेवल्स को सेपरेट करने के लिए। तुम्हारा शाफ्ट पिलर जो कि शाफ्ट को सपोर्ट करता है। और रिप पिलर जो कि डीप पिलरिंग के टाइम गोफ को सपोर्ट करता है। नेचुरल सपोर्ट का टाइप्स क्या क्या होगा? एक तो तुम्हारा प्रोटेक्शन पिलर जो कि परमानेंट होता है और लार्ज एरिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा बैरियर पिलर, शाफ्ट पिलर। सपोर्ट पिलर जो कि टेम्पररी होता है और स्मॉल एरिया को सपोर्ट करता है, लोकल एरिया को। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा कोल पिलर या रिप पिलर। नहीं, रिप पिलर नहीं, कोल पिलर, सिल पिलर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक्टिव एक्टिव एंड पैसिव सपोर्ट हम लोग आर्टिफिशियल सपोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्राउन एंड सिल पर मेटल माइंस में होता है, क्योंकि मेटल माइंस में क्या होता है, अलग अलग लेवल्स पे माइनिंग होता है। देखो, एक्टिव और पैसिव का ये है कि एक होता है तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स और एक होता है तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, जो फेलियर को ड्राइव करे वो ड्राइविंग फोर्स, जो फेलियर को सपोर्ट करे वो ड्राइविंग फोर्स, और जो फेलियर को रेजिस्ट करे वो होता है तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो एक्टिव सपोर्ट वो होता है जो तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स को बढ़ाता है। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स को बढ़ाता है वो होता है एक्टिव सपोर्ट। और जो ड्राइविंग फोर्स को कम करता है वो होता है तुम्हारा पैसिव सपोर्ट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सपोर्ट में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पिलर डिजाइन अप्रोच। ठीक है, पिलर को डिजाइन कैसे करते हैं? ठीक है, तो पिलर डिजाइन इज एसेंशियल फॉर एस्टिमेटिंग सेफ्टी ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड डीपिलरिंग ऑपरेशन। ठीक है, पिलर डिजाइन इंपॉर्टेंट है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि जो हम कैसे हमको पता चलेगा कि जो हम पिलर हम डिजाइन किए, जो पिलर हम छोड़े हैं, मान लो बोर्डन पिलर ही ले लो, तो जो पिलर हम बनाए हैं, ठीक है, वो पिलर सपोर्ट कर पाएगा।
वो कैसे पता चलता है हमको? ठीक है, तो उसके लिए हमारा पिलर डिजाइन का कुछ मेथड्स होता है। तो आजकल तो बहुत एडवांस मेथड्स यूज होने लगे हैं, हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक पे रहेंगे। ये ठीक है, तो पिलर डिजाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमको पता चल सके कि हमारा जो पिलर है वो सफिशिएंट है कि नहीं टू सपोर्ट योर वर्किंग। ठीक है, पिलर डिजाइन इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द अंडरग्राउंड वर्किंग। ठीक है, और बोर्ड एंड पिलर में, तुम्हारा बोर्ड एंड पिलर मेथड में दो फेज होता है, डेवलपमेंट और डीपिलरिंग, तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है जब हम गैलरीज ड्राइव करते हैं। मान लो ये मेरा एक पैनल है बोर्ड एंड पिलर का, तो इसमें जब हम गैलरीज ड्राइव करते हैं, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बाय रिमूवल ऑफ इट्स सराउंडिंग इन सिटू मटेरियल। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का मतलब तुम्हारा जनरल डेफिनेशन हुआ। बाकी बोर्ड एंड पिलर के टर्म्स में अगर समझो तो डेवलपमेंट क्या होता है? गैलरीज का ड्राइव करना, गैलरीज ड्राइवेज ऑफ गैलरीज एंड लीविंग पिलर्स बिहाइंड इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और डी पिलरिंग क्या होता है? तो जो हमारे जो कोल पिलर्स बच गए, ठीक है, तो अपना एक्सट्रैक्शन परसेंटेज बढ़ाने के लिए, रिकवरी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इन पिलर्स को भी हम एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लो वो हमारा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, डायगोनल स्टेप डायगोनल, ये सब। ठीक है, ये सब एक्सट्रैक्टेड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डी पिलरिंग। ठीक है, डी पिलरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डेवलप्ड पिलर्स, ठीक है, सिस्टमैटिकली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी ऑफ द रिमेनिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डी पिलर हम करते हैं लेकिन इस तरह करते हैं कि हमारा सेफ्टी हैम्पर ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि डी पिलरिंग के चक्कर में हम पूरा पैनल को ही पैनल में ही रूफ कोलैप्स करा दी। ठीक है, तो एक उसका भी एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। हम कोई एक डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, कोई भी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलो करते हैं, डायगोनल स्टेप डायगोनल जो भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट और डी पिलरिंग दो फेज होता है। ठीक है, तो ये दो फेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों फेज में जो तुम्हारा पिलर डिजाइन का तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में जो पिलर डिजाइन अप्रोच होगा वो कुछ और होगा, और डी पिलरिंग में जो पिलर डिजाइन अप्रोच होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, डी पिलरिंग में थोड़ा हमको डायनेमिक अप्रोच लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या होता है, डी पिलरिंग में तुम्हारा पिलर जो है वो डायनेमिक, मतलब पिलर्स के ऊपर जो स्ट्रेस है वो चेंज थ्रू आउट टाइम चेंज करते रहता है। जैसे जैसे हमारा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन आगे बढ़ेगा, हमारा पिलर के ऊपर जो स्ट्रेस है वो अलग अलग चेंज होते रहेगा। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है तुम्हारे पिलर के ऊपर। ठीक है, तो डेवलपमेंट और डीप पिलरिंग दोनों में ही तुम्हारा डिफरेंट पिलर डिजाइन अप्रोच यूज होता है। तो क्लासिकल अप्रोच जो है हमारा, जो सबसे बेसिक अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच टू पिलर डिजाइन इज टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ estimated strength to the applied stress on the ratio on the pillar। किसका रेशियो? स्ट्रेंथ का रेशियो, पिलर का स्ट्रेंथ
टू पिलर का स्ट्रेस, और इस रेशियो को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? पिलर का जो स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाई पिलर पे जो स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, इसको हम एस पी, पिलर स्ट्रेंथ को एस पी और पिलर स्ट्रेस को सिग्मा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राउंड एंड सिल का वो डायग्राम तो लास्ट क्लास में दिखाए थे ना, लास्ट क्लास में दिखाए थे ना। अगर मान लो ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है, और ये तुम्हारा सरफेस है, तो ये होगा तुम्हारा क्राउन पिलर और ये होगा सेल पिलर। ठीक, और ये भी सेल पिलर होगा। ठीक है, ऊपर वाला एस पी है, एस एस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ में क्या एक्सप्लेन करना है? स्ट्रेस यानी क्या, जो स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेंथ मतलब तुम जियो मैकेनिक्स, लगता है क्लियर नहीं है तुम्हारा। ये स्ट्रेंथ क्या हो गया? अगर तुम 50 kg वेट उठा सकते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, और तुमको 45 kg हम उठाने को दे रहे हैं, तो वो तुम स्ट्रेस, वो स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या है, तुम 50 kg उठा सकते हो लेकिन तुमको दिया जा रहा है 45, तो तुम आराम से उठा दोगे। ठीक है, वहां पे तुम्हारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर हम तुमको वही 55 kg उठाने को बोल दें, तुम 50 kg तक ही उठा सकते हो। ठीक है, 55 kg हम उठाने को दे दे, तो क्या होगा? तुम्हारा स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया। जो तुमको स्ट्रेस तुमको लगेगा 55 kg उठाने में, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ से ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, तुमसे नहीं उठेगा। ठीक है, तो यही है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जो अल्टीमेट स्ट्रेस जो कोई आदमी झेल सकता है, आदमी नहीं, कोई भी मतलब आदमी या कोई भी चीज जो अल्टीमेट स्ट्रेस झेलने का जो उसका कैपेसिटी है, वो उसका स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, एसपी को सिग्मा मैक्स, सिग्मा क्यों कहेंगे? हाँ, जो स्ट्रेंथ, जो पिलर पे कैसे फोर्स लगेगा? सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, ये एस एस लिखे हैं, एस पी। ठीक है, पिलर है, मान लो कोई पिलर है अंडरग्राउंड में, ये सरफेस है, ये ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, तो ओवरबर्डन का जो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा पी। और इस पिलर का जो खुद का स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इसका इनबिल्ट स्ट्रेंथ है, वो हो गया उसका
स्ट्रेंथ ऑफ पिलर SP, ठीक है। पिलर पे स्ट्रेस क्यों लगता है? ओवरबर्डन की वजह से लगता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिलर डिजाइन अप्रोच का, पिलर डिजाइन अप्रोच दो तरह का हो सकता है। देर आर टू फंडामेंटल पिलर डिजाइन अप्रोचेस। वन इज योर स्टिफ पिलर अप्रोच एंड अनदर इज यील्ड पिलर अप्रोच, ठीक है। स्टिफ पिलर में हम मानते हैं कि हमारा जो पिलर है वो स्टिफ है। स्टिफ कहने का मतलब कि वो कुछ इस तरह का है। जो स्टिफ पिलर का जो सिग्मा एप्सिलॉन कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचते ही वो ब्रेक कर जाएगा। स्टिफ पिलर कहने का मतलब जैसे तुम्हारा एक लकड़ी, ठीक है, वुड। एक वुड क्या होगा, एक तुम पतला सा लकड़ी लो, ठीक है, और उसको तुम बेंड करने का स्टार्ट बेंड करो, ठीक है। तो जैसे ही उसका स्ट्रेंथ रीच होगा, उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रीच होगा, उससे ज्यादा अगर तुम स्ट्रेस लगा दोगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वही अगर एक बैम्बू लो, बैम्बू, ठीक है, बांस, ठीक है। बैम्बू क्या करता है, बैम्बू से देखना तुम जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े मतलब बड़े बहुत बड़े तो नहीं, मतलब 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स में भी अगर पेंट करना होता है तो वो बैम्बू का सीढ़ी बनाते हैं, क्योंकि बैम्बू क्या करता है, यील्ड करता है। यील्ड करने का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद वो तुरंत ब्रेक नहीं करेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद वो ब्रेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो यील्ड करेगा, ठीक है। इसको हम लोग यील्डिंग बोलते हैं। ये हम पढ़े थे हुक्स हुक्स लॉ में, ठीक है। वो या तो स्ट्रेन हार्डन होगा या स्ट्रेन सॉफ्टन होगा या प्लास्टिक इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसको, ये हो गया तुम्हारा स्टिफ पिलर। स्टिफ पिलर अप्रोच कहता है कि तुम्हारा जो पिलर है मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। और यील्ड पिलर अप्रोच कहता है कि जो हमारा पिलर है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद इट स्टार्ट्स यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब ये क्या, या तो स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डन होता है, स्ट्रेन सॉफ्टन होता है, या प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, स्ट्रेन सॉफ्टन या प्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा पिलर क्या होता है, ब्रिटल, ठीक है। ये सब ये हम लोग तो देखे थे ना उसमें, पोस्ट पोस्ट फेलियर बिहेवियर में पढ़े थे ना हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और रॉक्स में हुक्स लॉ, पोस्ट फेलियर बिहेवियर, ये सब देखे थे हम लोग। यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, प्लास्टिक, ब्रिटल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं यील्ड करना, यील्डिंग। और जिस पॉइंट से वो यील्ड होता है उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। स्टिफ पिलर अप्रोच, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ पिलर फुली सपोर्ट्स द ओवरबर्डन, ठीक है। जो पिलर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे वो ओवरबर्डन को फुली सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। द पिलर स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, साइज एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक और कोल, ठीक है। पिलर का स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके ज्योमेट्री, उसके साइज, मतलब ज्योमेट्री यानी शेप, उसके शेप, साइज, और जिस मटेरियल का वो पिलर है, रॉक का पिलर है, कोल का पिलर है, तो उस रॉक या कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। द स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेड स्ट्रेस ऑन द पिलर टू डिटरमाइन FOS। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड टू स्ट्रेस, ठीक है।
इट इज अज्यूम दैट वंस द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज ओवरकम, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर हो जाएगा स्ट्रेस, वंस द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज ओवरकम द पिलर विल हैव जीरो स्ट्रेंथ एंड फेल, विच इज नॉट ट्रू स्पेशली फॉर वीक रॉक और कोल। हाँ, और ये जो स्टिफ पिलर अप्रोच है, ये दिस इज नॉट 100% ट्रू, क्योंकि कोई भी मटेरियल 100% स्टिफ नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ यील्डिंग प्रॉपर्टी होता है हर मटेरियल में, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल्स में कम होता है, और जो तुम्हारे स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग और प्लास्टिक मटेरियल उनमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टिफ पिलर अप्रोच क्या कहता है कि पिलर अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पूरे ओवरबर्डन को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उस पिलर का स्ट्रेंथ उसके ज्योमेट्री, उसके साइज और जिस मटेरियल का वो पिलर है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और जैसे ही पिलर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो वो पिलर फेल हो जाता है वहीं के वहीं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। लेकिन हमारा स्टिफ पिलर अप्रोच, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो डिजाइनिंग है इसमें आसान रहता है, पिलर पे स्ट्रेस निकालना, स्ट्रेंथ निकालना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, ये सब स्टिफ पिलर मान के अगर हम बनाए तो वो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो कोई भी चीज का अगर तुम देखो, सबसे पहले आइडियल चीजों का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स रियलिटी में जाते हैं, है ना। तो पहले हम आइडियल चीजों को समझते हैं, फिर वहां से रियलिटी में जाते हैं। ये आइडियल को समझना थोड़ा आसान है, फिर वहां से हम फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पे जाते हैं। किसी भी चीज का तुम कोई भी स्टडी ले लो, फिजिक्स, अब जैसे तुम्हारा न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसमें भी क्या, स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन फिर बाद में हम पहले बिना फ्रिक्शन के हम ये करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला है वो सब डिराइव करते हैं, फिर बाद में हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है। तो है ना, तो ऐसे पहले आइडियल चीज़ों पे स्टडी होता है, फिर वहां से हम रियलिटी पे जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी स्टिफ पिलर अप्रोच क्या है, आइडियल बिहेवियर, ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद हम आइडियल बिहेवियर से बढ़ के आगे फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्टिफ पिलर अप्रोच। यील्ड पिलर अप्रोच क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव यील्डिंग ऑफ पिलर एंड ट्रांसफरिंग ऑफ लोडेड इन ऑफ लोड एंड ट्रांसफरिंग ऑफ लोड ऑन टू एडजेसेंट अब्यूटमेंट पिलर। यील्ड पिलर अप्रोच का एक और, ठीक है, एक तो ये हम बताए कि पिलर यील्ड करता है, ये पहला अजम्पशन है यील्ड पिलर अप्रोच का। दूसरा ये है, एक तो ये बात है, और दूसरा है कि जो लोड है, पिलर जो है वो अपना लोड अपने आसपास के पिलर्स पे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। पिलर जो अपना लोड है, जैसे ये कोई पिलर है, ऐसे एक पैनल में मान लो 3 पिलर है लाइन से, ठीक है, तो ये पिलर खुद तो लोड झेलेगा ही, इसके साथ साथ अपना लोड अपने आसपास वाले पिलर्स को भी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ अब्यूटमेंट लोड, अब्यूटमेंट पिलर, इसको बोलते हैं अब्यूटमेंट पिलर, ठीक है। ये जो अगल बगल वाले पिलर्स हैं इनको बोलते हैं अब्यूटमेंट पिलर, ठीक है। तो वैसे ये पिलर भी खुद कुछ लोड खुद झेलेगा, और कुछ लोड अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, फिर ये भी कुछ लोड खुद झेलेगा, बाकी का लोड अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यील्ड पिलर अप्रोच का ये दो अजम्पशन है, पहला कि पिलर जो है वो यील्ड करता है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद वो फेल नहीं करता, वो स्ट्रेन हार्डन या स्ट्रेन सॉफ्टन या प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और दूसरा है कि अ पिलर कैन ऑल्सो ट्रांसफर इट्स लोड इनटू इट्स अब्यूटमेंट पिलर्स, अब्यूटमेंट पिलर्स मतलब अपने नेबरिंग पिलर्स, ठीक है। स्मॉलर डायमेंशन ऑफ पिलर इज अज्यूम सो दैट इट may yield once ultimate load is applied, ठीक है। इस अप्रोच में हम पिलर का डायमेंशन क्या लेते हैं, स्मॉल, ताकि ये यील्ड कर सके, ठीक है। जितना अगर पिलर का डायमेंशन ज्यादा होगा तो वो स्टिफ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। पिलर का डायमेंशन जितना ज्यादा होगा इट विल शो मोर मोर ऑफ अ स्टिफ बिहेवियर,
यील्डिंग बिगिंस एट द यील्ड पॉइंट ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ यानी यील्ड पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा यील्डिंग स्टार्ट होता है एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस टू अल्टीमेट फेलियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यील्ड करेगा तो फिर कभी ब्रेक ही नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा मतलब कुछ कुछ कभी मतलब कुछ पॉइंट तक झेलेगा, लेकिन एट आफ्टर सम पॉइंट इट विल ऑल्सो फेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यील्ड कर रहा है तो कभी ब्रेक ही नहीं करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर यील्ड कर रहा है कोई मटेरियल तो वो कभी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। ठीक है, समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स इट विल ऑल्सो ब्रेक, लेकिन तुरंत नहीं करेगा। स्टिफ कहता है कि जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचा वहीं पे फेलियर, लेकिन ऐसा नहीं है। यील्डिंग में क्या होता है कि आफ्टर यील्ड पॉइंट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट कैन टेक। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस इट कैन टेक, लेकिन इट विल ऑल्सो फेल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल अनडिस्ट्रक्टेबल तो होता नहीं है, हर चीज कभी ना कभी फेल करी जाएगी। ठीक है, दिस अप्रोच इज मोर रियलिस्टिक। ठीक है, ऑफ इन सिटू कंडीशन, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, एक बार फिर से ग्राफ देख ले स्टिफ पिलर और यील्ड पिलर अप्रोच का। ये हो गया तुम्हारा स्टिफ पिलर अप्रोच, यहाँ पे हो गया फेलियर। ये था इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा सी। और यील्ड पिलर का अगर मान के चले कि प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है आफ्टर यील्डिंग। ठीक है, ये पहुंचा इसका यील्ड पॉइंट सिग्मा वाई के बाद इट विल स्टार्ट यील्डिंग एंड देन आल्सो फेल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेस। ब्रिटल और डक्टाइल नहीं, डक्टाइल अलग चीज होता है। ठीक है, ब्रिटल मतलब, डक्टाइल मतलब वो हो गया जो जो मटेरियल स्ट्रेन हार्डन होता है ना, उसको डक्टाइल बोलते हैं। brittle में- एक कोल जो है ना, कोल पिलर दो, कोल पिलर तुम्हारा ब्रिटल, कोल ब्रिटल, कोल पिलर ब्रिटल नहीं होता। ठीक है, वो सम अमाउंट ऑफ यील्डिंग होता है उसमें। ठीक है, जो लोग अभी तक जियो मैकेनिक्स नहीं पढ़े हैं तो उनसे, उनको ये रिकमेंड करेंगे हम कि पहले एक बार जियो मैकेनिक्स पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड कंट्रोल पर आए। या साथ साथ लेके चले दोनों को। ठीक है, जियो मैकेनिक्स मतलब जियो मैकेनिक्स भी कुछ लेक्चर्स कवर करते रहे और फिर ग्राउंड कंट्रोल भी, जैसे जैसे क्लास चल रहा है वैसे वैसे ग्राउंड कंट्रोल करते रहे और पीछे वाला जियो मैकेनिक्स का भी कवर करते चले। ठीक है, क्योंकि बिना जियो मैकेनिक्स पढ़े ग्राउंड कंट्रोल पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। थोड़ा क्या मतलब काफी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जियो मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम तुम यहाँ पे तुम स्टिफ पिलर और यील्ड पिलर का जो ये ग्राफ बता रहे हैं, अगर तुम लोग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक वाला चैप्टर देखा पढ़ा होगा, वो लोग को समझ में आएगा कि हाँ यील्डिंग क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग क्या होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट यहाँ पे देखेगा तो उसको तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिलर स्ट्रेस, अब पिलर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमको दो चीज चाहिए, पिलर का स्ट्रेस और पिलर का स्ट्रेंथ, पिलर पे जो स्ट्रेस लग रहा है और पिलर का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पिलर का स्ट्रेस निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पिलर का स्ट्रेंथ निकालना, और उसके बाद फिर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता सकते हैं, ठीक है। अभी वाले क्लास में हम लोग देखेंगे पिलर का स्ट्रेस निकालना। तो स्ट्रेस ऑन पिलर कैन बी ड्यू टू वर्टिकल वर्जिन स्ट्रेस, यानी ओवरबर्डन का स्ट्रेस। पिलर पे स्ट्रेस किस किस की वजह से हो सकता है, तुम्हारा वर्टिकल ओवरबर्डन, ओवरबर्डन की वजह से हो सकता है। नियर लेवल पिलर्स, उसके आसपास के जो पिलर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। और हॉरिजॉन्टल पिलर्स के लिए हो सकता है, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगता है सिर्फ इंक्लाइंड पिलर्स में, इंक्लाइंड पिलर्स यानी अगर तुम्हारा मान लो सीम जो है वो कुछ इस तरह का है, तो जो तुम्हारा पिलर होगा वो भी कुछ ऐसा होगा ना। तो इस पिलर के केस में तुम्हारा वर्टिकल के साथ साथ सिग्मा वी के साथ साथ सिग्मा एच भी लगेगा, ठीक है। लेकिन वर्टिकल पिलर्स में सिर्फ सिग्मा वी लगता है, वर्टिकल पिलर में सिर्फ सिग्मा वी लगता है, ठीक है। याद करो सिग्मा वी क्या होता है, ये भी पढ़ाया हुआ है मेरा, ये हम लोग इन सीटू स्ट्रेस में पढ़े हैं। सिग्मा वी क्या होता है, गामा एच। अगर कोई मटेरियल है सरफेस से एच डेप्थ पे, तो उस पे जो सिग्मा वी लगेगा और सिग्मा एच, इन सीटू वर्टिकल स्ट्रेस और इन सीटू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। इन सीटू वर्टिकल स्ट्रेस इज गामा इनटू एच, where gamma is unit weight of overburden and sigma h is mu by 1 minus mu sigma v, where mu is Poisson ratio of neighboring rocks, ठीक है। ठीक है, तो वर्टिकल पिलर के केस में हम सिग्मा एच को कंसीडर नहीं करते, इंक्लाइन पिलर्स के केस में करते हैं। पिलर स्ट्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड। पिलर स्ट्रेस को पिलर स्ट्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम, जैसे हम लोग को बताया डेवलपमेंट और डीपलिंग दोनों के टाइम अलग अलग मेथड्स यूज होता है। तो डेवलपमेंट के समय हम लोग ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड से निकाल सकते हैं पिलर स्ट्रेस, न्यूमेरिकल मेथड्स यानी न्यूमेरिकल मॉडलिंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। बीम थ्योरी से निकाल सकते हैं, फोटो इलास्टिक टेक्निक से निकाल सकते हैं, और प्रेशर आर्क थ्योरी से निकाल सकते हैं। पांच तरीके हैं पिलर स्ट्रेस निकालने का, इसमें से हम देखेंगे ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड और प्रेशर आर्क थ्योरी, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड का हम सिर्फ ग्राफ देखेंगे, बाकी हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिब्यूटरी जो हमारा सिलेबस है उसमें तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड और प्रेशर आर्क थ्योरी है। बीम थ्योरी जो है वो तुम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड्स तो सॉफ्टवेयर के थ्रू निकलता है, तुम्हारा एनसिस और सरपैक, सरपैक नहीं, एनसिस और फ्लैक, ये सब यूज करके। और numerical methods are used to determine pillar stress based on mechanical behavior, elastic, elastic plastic, and viscous elastic, viscoplastic. पिलर स्ट्रेस ड्यूरिंग डीप पिलरिंग, डीप पिलरिंग के टाइम कैसे निकलता है, डीप पिलरिंग के टाइम वी यूज एडवांस और डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच, ठीक है। एक ही बात है, एडवांस डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच, ठीक है। डेवलपमेंट के टाइम ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, बीम थ्योरी है, फोटो इलास्टिक टेक्निक है, प्रेशर आर्क थ्योरी है, ठीक है। और डीप पिलरिंग के टाइम पिलर स्ट्रेस निकालने का तरीका है डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच, ठीक है। तो डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच हम लोग हल्का सा बस थ्योरी देखेंगे। ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेशर आर्क थ्योरी भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसका, ठीक है। डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच का भी थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स का ग्राफ देख लेंगे।
ठीक है। स्ट्रेस, पिलर पे स्ट्रेस क्यों होता है? वर्टिकल इन सीटू प्रेशर, इन सीटू स्ट्रेस की वजह से, अपने आसपास नियर लेवल पिलर्स की वजह से, और हॉरिजॉन्टल इन सीटू स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इन सीटू स्ट्रेस इंक्लाइंड पिलर्स के केस में लेते हैं, वर्टिकल पिलर्स के केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को हम नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत का छोटा होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और देखो, दो दो डेवलपमेंट और डीपनिंग दो फेज हुआ। तो डेवलपमेंट में हम जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड, और प्रेशर आर्क थ्योरी का थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स का बस ग्राफ देखेंगे। ठीक है, और डीपिलरिंग के टाइम यूज होता है डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच, जिसका भी हम लोग थ्योरी देखेंगे हल्का सा। ठीक। अब ये मान लो तुम्हारा कोल पिलर है, ये सब, ये सब तुम्हारा कोल पिलर है। तो इसका जो स्ट्रेस का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड का। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली है इलास्टोप्लास्टिक एनालिसिस। इलास्टोप्लास्टिक मतलब ये हो गया इलास्टिक, और ये हो गया इलास्टोप्लास्टिक। मतलब इलास्टिक प्लास्टिक मतलब यील्ड पॉइंट तक इलास्टिक है, और आफ्टर यील्ड पॉइंट प्लास्टिक है। ठीक है, और ये वाली जो है, ये है तुम्हारा इलास्टिक। ठीक है, मतलब ये न्यूमेरिकल मेथड का दो बताया ना, ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकल मेथड। एक बार अलग से देख लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा पिलर है, ये ग्राफ था किस चीज का? ये है तुम्हारा वर्टिकल स्ट्रेस बाय डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस। ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड कहता है कि तुम्हारा कॉर्नर पे पिलर के कॉर्नर पे मतलब पिलर पे जो स्ट्रेस लगेगा वो थ्रू आउट योर पिलर क्या रहेगा, सेम। ये ब्लैक कलर वाला लाइन हो गया ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड का। ठीक है, ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड कहता है कि थ्रू आउट द पिलर द स्ट्रेस ऑन पिलर इज सेम। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड, दोनों ही न्यूमेरिकल मेथड ये बताता है कि पिलर पे जो स्ट्रेस है वो कॉर्नर्स पे ज्यादा होता है और बीच में कम होता है। ये रेड लाइन हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड विथ इलास्टिक एनालिसिस, इलास्टोप्लास्टिक एनालिसिस। ये ब्लू लाइन हो गया न्यूमेरिकल मेथड,
यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस। ये है तुम इधर है तुम्हारा सिग्मा वी या सिग्मा पी। ठीक है, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे जो न्यूमेरिकल मेथड है, दोनों ही न्यूमेरिकल मेथड ये बताता है कि कॉर्नर्स पे ज्यादा होगा और सेंटर पे कम होगा, सब सेंटर पे स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी ड्रॉन। ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड, पिलर stresses are same, पिलर stresses are same across the pillar dimension। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड विद इलास्टिक एनालिसिस कहता है कि पिलर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट पिलर कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे मैक्सिमम इलास्टिक एनालिसिस, ये मतलब थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम एट कॉर्नर, तो ये लाइन थोड़ा सा इस तरह से होगा। कॉर्नर्स पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा पिलर के मिडिल में, मिनिमम एट मिडिल ऑफ द पिलर। इलास्टिक इलास्टिक एनालिसिस बोलता है कि पिलर स्ट्रेस इज मैक्सिमम लिटिल इनसाइड द पिलर कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से हल्का सा अंदर की तरफ, और मिनिमम एट द मिडल ऑफ द पिलर। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली 2022 में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये गेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, द करेक्ट वर्टिकल स्ट्रेस प्रोफाइल इन केस ऑफ ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड फॉर पिलर डिजाइन इज, इसमें से कौन सा ग्राफ है वो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड का है, 1 2 3 या 4। तो बताओ, अभी तो सिंपल हो गया बताना। सी है, सही बात है, 3। ये कोई अभी 1 बोल रहा है। विस्कोस प्लास्टिक मतलब उसमें विस्कोसिटी को भी हम अज्यूम करते हैं, विस्कोसिटी भी लेते हैं, वो सब थोड़ा रहने दो। वाई यूनिट वेट, वाई कहाँ पे है? गामा है, गामा, गामा बोले ना, गामा यूनिट वेट हुआ ना। ठीक है, इसका आंसर 3 है, स्ट्रेट लाइन। ये ठीक है, 3 है तुम्हारा ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड का। ये 1 जो है, 1 होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड विथ इलास्टिक एनालिसिस। और ये 3 होगा तुम्हारा, ये कौन सा, 2, 2 होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड विथ इलास्टिक प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है,
तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में जो पिलर का स्ट्रेस है वो थ्रू आउट योर पिलर कांस्टेंट होता है, और वो होता कितना है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। वो होता है गामा एच इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इन ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर नहीं तो हम लोग ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड पे बढ़ेंगे। ये अभी हम लोग देखेंगे, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में आएगा। तो क्या क्या देखे अभी तक, स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। तो पहला तो पिलर डिजाइन अप्रोच में हम लोग पिलर डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता है हमको कि मेरा पिलर डिजाइन है वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा रहेगा, मतलब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेंथ से कम रहेगा, तो हम मानेंगे कि मेरा पिलर डिजाइन अच्छा है। ठीक है, डेवलपमेंट और डीप पिलरिंग दोनों के टाइम जो तुम्हारा प्रोसेस है पिलर डिजाइन करने का वो अलग अलग है, मेथड ही अलग अलग है। ठीक है। पिलर डिजाइन का दो फंडामेंटल अप्रोच है। स्टिफ पिलर, या तो हम पिलर को स्टिफ अज्यूम करें या हम पिलर को यील्डिंग अज्यूम करें। ठीक है, जो स्टिफ पिलर होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचते ही फेल कर जाएगा, और जो यील्ड पिलर होगा वो अल्टीमेट, वो यील्ड पॉइंट, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट आने के बाद वो यील्ड करेगा, यानी प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग शो करेगा या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग शो करेगा, और उसके बाद ब्रेक करेगा। ठीक है, तो स्टिफ पिलर अप्रोच क्या कहता है कि once the ultimate strength of the pillar is overcome, it fails। यील्ड पिलर अप्रोच क्या कहता है कि पिलर जो है वो यील्ड करता है, और उसके साथ साथ अपना जो लोड है वो अपने नेबरिंग पिलर्स पे ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, जिस पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे यील्ड पॉइंट, और वहां पे जो स्ट्रेंथ होगा उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो ये होगा सिग्मा सी, और यहाँ पे फेलियर। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग है। ठीक है, दोनों सेम चीज नहीं है। यील्ड स्ट्रेंथ जहां से यील्डिंग स्टार्ट होता है, जिस स्ट्रेस पहुंचने के बाद यील्डिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद भी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सिग्मा सी। ठीक है, ये तुम्हारा स्टिफ पिलर और यील्ड पिलर का ग्राफ हुआ। पिलर स्ट्रेस, पिलर पे स्ट्रेस क्यों होता है? ओवरबर्डन की वजह से होता है, नेबरिंग पिलर्स की वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वजह से होता है, इन सीटू हॉरिजॉन्टल, इन सीटू वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, पिलर स्ट्रेस डेवलपमेंट के टाइम हम ट्रिब्यूटरी मेथड से निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से निकाल सकते हैं, बीम थ्योरी से निकाल सकते हैं, फोटोइलास्टिक टेक्निक से इतना, और प्रेशर आर्क थ्योरी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे काम का सिर्फ ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड और प्रेशर आर्क थ्योरी है। ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल के टर्म्स में देखें तो सिर्फ ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डीप पिलरिंग के टाइम डायनेमिक पिलर डिजाइन अप्रोच यूज होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पिलर्स पे जो स्ट्रेस है वो रियल टाइम में चेंज होते रहता है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में तुम्हारा थ्रू आउट योर पिलर स्ट्रेस जो है वो सेम रहता है, एंड इट इज इक्वल टू गामा एच इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर, वे डब्ल्यू पी इज विड्थ ऑफ पिलर, डब्ल्यू जी इज विड्थ ऑफ गैलरी। ठीक है, ठीक है, अभी आते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में।
तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड कहता है कि जो मेरा पिलर है, एक कोई पैनल मानो, डेवलपमेंट पैनल, तो इसमें से अगर हम सिर्फ एक पिलर को अज्यूम करें, तो ये जो पिलर है वो कुछ इतना एरिया को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतना एरिया सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया। ये जो शेडेड पोर्शन है इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है यही है तुम्हारा ट्रिब्यूटरी एरिया, शेडेड रीजन, ये सिर्फ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब इसमें हम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? मान लो ये तुम्हारा पिलर है। यार वही डायग्राम रहने देना। ये है तुम्हारा, ठीक है, हम मान कह रहे हैं वर्टिकल स्क्वायर पिलर। ठीक है, स्क्वायर पिलर मान रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू पी हो गया तुम्हारा पिलर का विड्थ, डब्ल्यू जी हो गया तुम्हारा गैलरी का विड्थ। ठीक है, यहाँ पे पिलर का विड्थ कम लग रहा है हो रहा है, थोड़ा रहने दो। ठीक है, तो अब एक ही पिलर कंसिडर करें, तो ये होगा तुम्हारा पिलर का विड्थ, ये होगा डब्ल्यू जी बाई टू विड्थ ऑफ गैलरी बाई टू, और ये होगा डब्ल्यू जी बाई टू विड्थ ऑफ गैलरी बाई टू। ठीक है, ये आधा है। विड्थ ऑफ पिलर विड्थ ऑफ गैलरी समझ रहे हैं ना? ये पिलर है तुम्हारा, ये हो गया विड्थ ऑफ पिलर, ये इसका ट्रिब्यूटरी एरिया। ठीक है, ये जो लेंथ है ये क्या है, विड्थ ऑफ गैलरी बाई टू, और ये है विड्थ ऑफ गैलरी, ये भी है विड्थ ऑफ गैलरी बाई टू। तो इस ट्रिब्यूटरी एरिया का टोटल साइड क्या होगा, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी बाई टू प्लस डब्ल्यू जी बाई टू। डब्ल्यू पी और डब्ल्यू जी क्या है, डब्ल्यू पी इज विड्थ ऑफ पिलर, डब्ल्यू जी इज विड्थ ऑफ गैलरी। ठीक है, तो अगर ये जो मेरा पिलर है, डब्ल्यू पी स्क्वायर का एरिया, ये कितना ओवरबर्डन कितना सहेगा ये, सिग्मा वी क्या होता है, सिग्मा वी इज गामा एच। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर पे स्ट्रेस कितना लगेगा, गामा एच बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू पी स्क्वायर का एरिया गामा एच, सिग्मा भी क्या होता है गामा एच, डब्ल्यू पी स्क्वायर का एरिया गामा एच स्ट्रेस झेल रहा है, तो डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर कितना स्ट्रेस झेलेगा, तो गामा एच बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाय। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड है सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा पी क्या होगा, पिलर स्ट्रेस इज गामा इंटू एच डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया पिलर स्ट्रेस का फॉर्मूला।
गामा एच क्या है यहाँ पे? गामा क्या है? एच तो ये डेप्थ हो गया। गामा इज यूनिट वेट ऑफ ओवरबर्डन इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। और एच हो गया तुम्हारा डेप्थ, डेप्थ ऑफ पिलर। पिलर कितने डेप्थ पे है मीटर में? ठीक है, तो एक वर्टिकल स्क्वायर पिलर के लिए जो पिलर पे स्ट्रेस होता है वो होता है गामा इंटू एच इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, अब ये जो ट्रिब्यूटरी एरिया है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली ट्रिब्यूटरी एरिया इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, सिर्फ ट्रिब्यूटरी एरिया को ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेवलपमेंट के टाइम। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म आता है एक्सट्रैक्शन रेशियो। आर बोलते हैं। वो क्या होगा? हम टोटल एरिया कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे? ये पूरा एरिया हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग किए कितना? हम लोग सिर्फ ये एरिया एक्सट्रैक्ट किया ना। ये एरिया कितना होगा? ये टोटल एरिया माइनस पिलर का एरिया। ठीक है, ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? ये पूरा का एरिया माइनस ये पिलर का एरिया, और डिवाइड कर दो इसको डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एक्सट्रैक्शन रेशियो, और इसी को इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा पी को क्या लिखते हैं हम? गामा एच इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर। तो इसको हम लोग गामा एच इंटू गामा एच बाई 1 - आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा ट्रिब्यूटरी एरिया है वो उसका एरिया क्या है? डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पी स्क्वायर। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको पिलर का विड्थ ना देके पिलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया रहता है। ठीक है, मतलब दो पिलर्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया रहता है कहीं कहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, ये तुम्हारा डब्ल्यू पी, ये डब्ल्यू जी। तो इस केस में हम डब्ल्यू पी कैसे निकालेंगे? तो डब्ल्यू पी इक्वल्स टू डब्ल्यू सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ गैलरी। तो ये डब्ल्यू सी टू डब्ल्यू सी है, ये भी डब्ल्यू सी, ये नहीं,
ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सेंटर टू सेंटर। इसमें से डब्ल्यू जी बाई टू माइनस करोगे, डब्ल्यू जी बाई टू माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, विड्थ ऑफ पिलर इज विड्थ सेंटर टू सेंटर विड्थ माइनस विड्थ ऑफ गैलरी। ठीक है, तो इसको ये समझ में आया। क्या किया हम स्टार्टिंग से देखो, ये मेरा पिलर है और ये इस पिलर का ट्रिब्यूटरी एरिया है। ठीक है, मतलब इतना, ये एक पिलर ये इतना एरिया सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस एरिया में डब्ल्यू पी स्क्वायर वाले एरिया में, डब्ल्यू पी स्क्वायर एरिया में कितना है, सिग्मा वी गामा इंटू एच। तो इस पूरे एरिया में कितना होगा, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर वाले एरिया में कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड जानते हो ना, 5 आदमी अगर 10 आम खाता है तो 2 आदमी कितना खाएगा, 10/5 × 2। यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो वैसे ही डब्ल्यू पी स्क्वायर का एरिया अगर गामा एच स्ट्रेस झेल रहा है तो डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर एरिया कितना स्ट्रेस झेलेगा, गामा एच बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर, है ना। तो वहीं से आता है ये फॉर्मूला ट्रिब्यूटरी एरिया का। ठीक है, गामा एच इंटू डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर बाई डब्ल्यू पी स्क्वायर। अब रहा बात एक्सट्रैक्शन रेशियो। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है कि हम कितना निकाल सकते थे, कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे बाई कितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी, कितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाई कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो हम एक्सट्रैक्ट तो पूरा का पूरा कर सकते थे। ठीक है, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर पूरा एरिया हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन हम कर कितना रहे हैं, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पी स्क्वायर। ये एरिया हम ट्रिब्यूटरी एरिया में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हम इतना कर सकते थे, तो हमारा एक्सट्रैक्शन रेशियो होगा ये दोनों का रेशियो। ठीक है, और इस फॉर्मूला में ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो ये गामा एच बाई 1 - आर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरी एरिया क्या हुआ, ये शेडेड रीजन डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पी स्क्वायर। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में विड्थ ऑफ पिलर ना देके तुमको विड्थ सेंटर टू सेंटर दिया रहता है, तो उस केस में विड्थ ऑफ पिलर कैसे निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर विड्थ माइनस विड्थ ऑफ गैलरी। ठीक है, रेक्टेंगुलर पिलर के केस में कैसे निकालेंगे। मान लो रेक्टेंगुलर पिलर है तो उसका ट्रिब्यूटरी एरिया भी रेक्टेंगुलर होगा। ये होगा तो उसका विड्थ ऑफ पिलर, लेंथ ऑफ पिलर, और ये हो गया ब्रेड्थ ऑफ पिलर। ठीक है, गैलरी विड्थ। ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ गैलरी बाई 2, और ये होगा विड्थ ब्रेड्थ ऑफ गैलरी बाई 2। तो ट्रिब्यूटरी एरिया इस केस में हो जाएगा लेंथ ऑफ पिलर इंटू ब्रेड्थ ऑफ पिलर
लेंथ ऑफ पिलर प्लस ब्रेड्थ ऑफ गैलरी, लेंथ ऑफ गैलरी इंटू ब्रेड्थ ऑफ पिलर प्लस ब्रेड्थ ऑफ गैलरी माइनस लेंथ ऑफ पिलर इंटू ब्रेड्थ ऑफ पिलर। ये होगा ट्रिब्यूटरी एरिया। सिग्मा पी इस केस में भी होगा गामा एच बाई 1 - आर। यहाँ पे आर होगा एल पी प्लस एल जी इंटू बी पी प्लस बी जी माइनस एल पी इंटू बी जी डी पी बाई एल पी प्लस एल जी बी पी प्लस बी जी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपना ये है स्क्वायर वाला। एल पी और बी पी क्या हुआ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पिलर, और एल जी बी जी क्या हुआ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ गैलरी। ठीक है, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरी तो बहुत हो गया। डिवाइड इसलिए क्योंकि हम रेशियो देख रहे हैं, हम रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, रेशियो कितना हम निकाल सकते थे बाई कितना हम निकाले हैं बाई कितना हम निकाल सकते थे। आर इज एक्सट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाओ। स्क्वायर पिलर्स इन वुडन पिलर पैनल, स्क्वायर पिलर्स आर ऑफ साइज 30 मीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर दिया है। एंड द गैलरीज आर ऑफ विथ विथ 4 मीटर। फाइंड ट्रिब्यूटरी एरिया एंड एक्सट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, क्या दिया है तुमको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और गैलरी विड्थ दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 30 मीटर, और गैलरी का विड्थ दिया है 4 मीटर। ठीक है, ये होगा इसका ट्रिब्यूटरी एरिया। ये ये होगा इसका ट्रिब्यूटरी एरिया। सेंटर टू सेंटर विड्थ दिया है 30 मीटर्स, और विड्थ ऑफ गैलरी दिया हुआ है 4 मीटर्स। ठीक है, तुमको ट्रिब्यूटरी एरिया और एक्सट्रैक्शन रेशियो बताना है। ठीक है, ये 30 मीटर्स है, तो ये भी क्या होगा 30 मीटर्स।
224 सही है, 24.8 भी सही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पिलर विड्थ ही निकाल लेते हैं। पिलर विड्थ क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 मीटर है, तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ का भी डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर। तो इसमें से हमको क्या माइनस करना है, गैलरी का विड्थ माइनस कर देना है। ठीक है, ये 2 मीटर 2 मीटर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो विड्थ ऑफ पिलर क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ गैलरी। तो 30 - 4 = 26 मीटर्स। ठीक है, ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होगा, विड्थ ऑफ पिलर प्लस विड्थ ऑफ गैलरी का स्क्वायर माइनस विड्थ ऑफ पिलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा WP+WG कितना हो गया, 26 + 4 30 का स्क्वायर माइनस विड्थ ऑफ पिलर क्या हुआ, 26 का स्क्वायर। ट्वेंटी सिक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। ये हो गया 224 मीटर स्क्वायर। और रेशियो, एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, WP+WG² माइनस WP² बाई WP+WG²। कितना निकालना, निकाले हैं भाई, कितना निकाल सकते थे, तो WP+WG² 26 + 4 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर बाई 26 + 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 0.249। ठीक है, राउंड ऑफ करके। इसको हम 24.9% में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेशियो लिखा है, रेशियो क्या होगा, रेशियो 0.249 होगा। वही एक्सट्रैक्शन परसेंटेज बोलता तो 24.9। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन बना लो फिर। द एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस ऑन अ स्क्वायर पिलर इन अ बोर्ड एंड पिलर पैनल इज 8 MPa। यहाँ पे तुमको वर्टिकल स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस पिलर का स्ट्रेस ही दे दिया है तुमको। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा पी ही दे दिया है 8 MPa। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द सीम एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ ओवरबर्डन रॉक इज 200 मीटर एंड 2500 kg/m3। डेप्थ ऑफ सीम यानी एच दिया हुआ है तुमको 200 मीटर, और तुमको केजी पर मीटर एवरेज डेंसिटी दिया हुआ है ओवरबर्डन रॉक का। ओवरबर्डन का डेंसिटी दिया हुआ है 2500 kg/m3। तुमको यहाँ पे बताना है एक्सट्रैक्शन रेशियो। 0.387, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा पी इक्वल्स टू गामा एच बाई 1 - r। ठीक है, गामा कैसे निकलेगा, गामा क्या होता है, रो इंटू जी। ठीक है, तो 2500 × 9.81, तो
8 मेगा पास्कल है, तो मेगा पास्कल में तो इसको ऐसा यूनिट्स में कर देते हैं, पास्कल में 8 × 10⁶ इक्वल्स टू 2500 इंटू 9.81 इंटू 200 बाई 1 - r। ठीक है, तो 1 - r हो जाएगा, तो r हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं 1 - 2500 इंटू 9.81 बाई 200 बाई 8 × 10⁶। ये आएगा 0.387। ठीक है, इस हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चल, ये 2 क्वेश्चन के साथ अब क्लास खत्म करते हैं आज का, और लंबा चला गया।